हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक और नया टॉपिक, जो कि पिछले वाले टॉपिक का कंटिन्यूएशन ही है। लास्ट लेक्चर आपको काफी लंबा मिल गया था, उसे कंप्लीट करने में हमें और ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए हमने उस लेक्चर को वहीं पर खत्म किया है और उसके कंटिन्यूएशन में आज का लेक्चर आपके सामने आने वाला है। ठीक है ना? आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जो श्योर शॉट आपको दे सकता है, क्या बोलूं मैं, तो बोलूं दे रहा है, डंके की चोट पर दे रहा है कंप्लीटली फ्री एजुकेशन। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये तो छाती ठोक कर हम बोल सकते हैं कि आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं जैसा आपको हमेशा बताता आया हूं, फिर बोलूंगा कि आप अपने नोट्स, कॉपी, पेन, पेपर, दिमाग, पानी की बोतल, ये सब लेकर बैठे और लगातार लेक्चर को देखते हुए चले। अभी क्योंकि डेरिवेशन वाला फेज चल रहा है तो हम क्वेश्चंस थोड़े से कम देख रहे हैं, लेकिन जैसे ये डेरिवेशन वाला फेज खत्म हो जाएगा, गॉस लॉ आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, आपको क्वेश्चंस वहां से अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ के भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। एक बार कंसेप्ट देख लो, फिर क्वेश्चन एक के बाद एक हम करते जाएंगे। तो आपको पता है कि नीट का हमने मॉड्यूल बनाकर रखा है जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं। उन लेक्चर्स के साथ, मतलब उन लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपीस की लिंक प्रोवाइड की जाती है। इस लिंक पर जाके आप डीपीपी डाउनलोड कर सकते हो। डीपीपी डाउनलोड करने के बाद आपको बैठना नहीं है, उसमें पोहा रख के खा नहीं लेना है। आपको डीपीपी क्या करनी है? सॉल्व करनी है। अगर आप डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो आपको डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं, पीवाईक्यूज आपको दिए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए होते हैं। आस्क योर डाउट आपको हर वीडियो के, हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी आस्क योर डाउट की, वहां पर जाकर आप अपने डाउट अपलोड कर सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाते हैं। फिर हम एक सेशन लेकर वो डाउट्स आपके क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। गाइडेंस आपके लिए हम लेकर आते हैं, हम मिलते रहते हैं। अभी जैसे गूगल मीट पर हम मिले थे, हमने बहुत सारी बातें की थी। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जहां पर आप टेस्ट देकर ये देख पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था, शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था और बोला था कि इसे आप सॉल्व करेंगे और कमेंट में जाकर मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर आपने कर दिया है कमेंट तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं किया है तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा। देखते हैं, आप ये देखिएगा कि आपने जो सॉल्व किया है ये क्वेश्चन, क्या वो मेरे मेथड से ही है? चलो, अगर मेथड सेम नहीं है तो क्या आंसर सेम है? ठीक है ना? पक्का आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रिंग टाइप के आपको दी गई है, जिसके आधे पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है, आधे पार्ट में नेगेटिव चार्ज है। आपसे पूछा गया है कि इस पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी बता दो ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सर, ओके सर, पक्का? हाँ सर पक्का। अच्छा, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के लिए आपको चार्ज क्या करना पड़ेगा? बट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट तो है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? रिंग को आधा आधा तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिंग को आधा आधा तोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ये आपकी रिंग है, अगर ये आपकी रिंग है आधा आधा, ठीक है ना? अगर ये रिंग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आपको पता है कि आप इस पॉइंट पर क्या निकाल सकते हो? फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। ये क्या है? पी पॉइंट है। ये क्या है? पी पॉइंट है। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, वेरी गुड, क्लियर। चलिए, अब देखिए, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था, है ना? हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको अगर याद हो तो, E इज इक्वल्स टू के 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाई 2। याद है ना? इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट कर सकते थे और धीरे धीरे क्या कर सकते थे? आंसर निकाल सकते थे अपनी फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है? अच्छा, यहां पर अगर हम थीटा देखें तो थीटा चालू हो रहा है 0 डिग्री से और जा रहा है कहां तक? 90 डिग्री तक। कहां तक जा रहा है? 90 डिग्री तक जा रहा है। ठीक है ना? तो आपको पता है यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। तो पुट करिए और आंसर निकालिए। देखिए, E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 90/2। अब 90/2 क्या हो गया? 45। साइन 45 इज 1/√2। तो E कितना आ जाएगा? E आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाय आर 1/√2। वैसे तो आना चाहिए √2 टाइम्स, मुझे याद है, बट ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार देख लीजिएगा। √2 मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये √2 इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाय आर। ठीक है ना? ओके सर। अब ये जो √2 टाइम्स k लैम्डा बाय आर आया है, ध्यान से सुनो,
ये मुझे पता है कि इस पॉइंट पे बाहर की तरफ आएगा। क्यों बाहर की तरफ आएगा? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बाहर की तरफ आने वाला है हमारा E, है ना। E कितना आएगा? √2 टाइम्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाय r। ये तो आधे पार्ट की ही बात हुई। अब बाकी आधा पार्ट भी देखेंगे यार, आ जाओ उसको भी देखते हैं। देखिए, तो बाकी आधा पार्ट में क्या है? कुछ ऐसा बना हुआ है ना, और इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, माइनस 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 माइनस, ठीक है। ओके, इसमें भी बोला गया है आपको कि क्या करिए, आप इस P पॉइंट पर ही निकाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने टेढ़ा बना दिया क्या? ठीक है, सही कर लेता हूँ मैं इसको। अब सही है? ओके, ठीक है ना। इस पॉइंट पर मुझे निकालना है। सबसे पहले मुझे बता दो, यहां पर आपने देखा बाहर की तरफ थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, है ना। यहां पर कहां होगी? बस इतना बता दो, यहां पर अंदर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, टुवर्ड्स दी चार्ज होती है भैया फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने बोला कि यहां पर जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। उसकी डायरेक्शन कहां होगी? अंदर की तरफ। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ओके, वेरी गुड। इसकी वैल्यू क्या होगी अब ये बता दो, है ना। ये पॉइंट सेम है भाई, जो पॉइंट P यहां पर है वही पॉइंट P यहां पर है। इसको हम क्या कर रहे हैं? एक क्वेश्चन को आधे आधे पार्ट में तोड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण भी फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, इसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। इधर बाहर की तरफ है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर अंदर की तरफ है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आई? अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये बता दो। तो इसकी वैल्यू भी होगी सर √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाय r, जिसमें r क्या है? R इज दी रेडियस, अगर आपको ना पता हो तो R इज दी रेडियस। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। चलो, तो इसी P पॉइंट पर एक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, एक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है। तो क्या हम यहां पर वेक्टर सम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। यह है हमारा पॉइंट P, यह है हमारा पॉइंट P। इस पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक तो ये है √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाय r, ठीक है ना। इसको आप क्या बोल दो? E बोल दो, है ना। ये पॉइंट है P, और एक आ रही है इधर अंदर की तरफ, ये जिसका डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। इसको भी हम E मान लेते हैं √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाय r। सही कहा कि नहीं कहा? हाँ सर बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा है आपने। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक। यहां पर आया है ये और यहां पर आया है ये। अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करके ले जाऊं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये एंगल भी कितना हुआ? 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री का एंगल इनके बीच में है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इनका रिजल्टेंट ठीक बीच से होता हुआ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल बीच से होता हुआ जाएगा, और वो कितना होगा? वो होगा √2 टाइम्स ऑफ E, ठीक है। यानी कि √2 टाइम्स ऑफ √2 इंटू k लैम्डा बाय r। माने कि नहीं माने? हाँ सर बिल्कुल मान गए। मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ जाएगा? 2k लैम्डा बाय r। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। 2k लैम्डा बाय r। इसकी डायरेक्शन कहां है? आई कैप की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? आई कैप की डायरेक्शन में। तो आपने क्या निकाल दिया? P पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? ओके, तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने इसको क्या कर लिया होगा? सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट केसेस पर चलते हैं अपने। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू लीनियर फाइनाइट चार्ज, ड्यू टू लीनियर फाइनाइट चार्ज, ठीक है। आइए भाई बात करते हैं सटासट खटाखट। ये एक फाइनाइट लेंथ की, मान लो कोई छोटी पतली सी रॉड है ना। इसकी लेंथ है L। कितनी लेंथ है? L लेंथ। फाइनाइट है ना, L लेंथ, ठीक है ना। मुझे इस पर कुछ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लिया मैंने Q चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने Q चार्ज इसके ऊपर क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मैंने क्या कर दिया है? Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुझे बोला गया है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, मतलब इस फाइनाइट रॉड पर जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके कारण इस P पॉइंट पर, दूसरा कलर यूज करता हूं, इस P पॉइंट पर मुझे क्या बताइए? फील्ड इंटेंसिटी बताइए। यह P पॉइंट ऐसा रखा है मैंने कि इसके बिल्कुल सेंटर पे नहीं आ रहा, मिड पॉइंट पे नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे की तरफ है, ठीक है ना। क्या है? थोड़ा नीचे की तरफ है। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा नीचे की तरफ है। चलिए ये देखिए,
ओके हाँ सर ठीक है, ये देखो भाई ठीक। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये कुछ एंगल बनाता है, मान लीजिए एंगल बना रहा है ये θ1 और ये एंगल बना रहा है θ2, जिसमें मैंने जो केस लिया है उसमें θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2 है भाई, है ना। इस केस में θ1 θ2 के बराबर नहीं है। अगर θ1 θ2 के बराबर हो जाता तो P पॉइंट कहाँ जाता, मिड पॉइंट के सामने आ जाता, मिड पॉइंट के सामने आ जाता, है ना। मतलब अगर मान लो ये एंगल ज्यादा है तो ये लेंथ ज्यादा होगी, ये लेंथ कम होगी, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि इक्वल है, मैं नहीं बोल रहा कि ये जो P पॉइंट है इसके मिड पॉइंट के सामने है, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला है। ओके चलिए, अब मुझे क्या बोला गया है कि अगर मुझे P पॉइंट पर क्या निकालना है, फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लीनियर फाइनाइट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर मुझे फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वही बात, क्या वही चीजें जो मैं अभी तक करते हुए आया हूं। मैं क्या करूंगा, यहां से कुछ डिस्टेंस ऊपर एक एलिमेंट कंसिडर कर लूंगा, है ना। मान लीजिए मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है, कितनी हाइट ऊपर, मान लीजिए y डिस्टेंस पर जाकर मैंने dy लेंथ का एक क्या ले लिया है, एलिमेंट ले लिया है जिस पर चार्ज कितना है, dq चार्ज है। क्या इस बात से आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर, हमको क्यों दिक्कत होगी, ठीक है। ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है भैया, ये आओ। अच्छा एक चीज समझना, मैंने y डिस्टेंस पर जाकर लिया है तो पक्की बात है कि मैंने कुछ एंगल भी कंसिडर किया होगा, यानी कि ये कि मैंने यहां से मान लो फाई एंगल पर जाकर dy लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर किया जिस पर चार्ज कितना आया, dq आया। ऐसा मैं क्यों करता हूं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, यहां मैं kq/r² सीधे फॉर्मूला नहीं लगा सकता, ठीक है ना। ओके सर, तो मैंने ये बोला कि ये जो चार्ज है, एलिमेंटल चार्ज है हल्का सा, ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, ये यहां पर क्या लगाएगा, एक छोटी सी फील्ड पैदा करेगा, DE अमाउंट ऑफ फील्ड ये पैदा करने वाला है। अच्छा, हमने फाई एंगल पर जाकर देखा है, तो ये एंगल आप कितना कंसिडर कर सकते हो, मैं ये एंगल कंसिडर कर रहा हूँ D5, बहुत छोटा हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आप इमेजिन करिए कि ये एंगल छोटा सा कितना है, D5 है, पक्का, हाँ सर। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये है आपकी फील्ड इंटेंसिटी जो कि ये छोटा सा चार्ज पैदा कर रहा है। ओके, इसके क्या दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, मानते हो कि नहीं? हाँ सर। अगर ये ध्यान से देखना, अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, बताओ मुझे, अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, है ना। ये मैंने θ2 जो लिया है ये पूरा लिया है, ध्यान से सुनना, ये जो θ2 है ये पूरे वाइट लाइन तक है, ठीक है ना। ये जो फाई है ये इस ब्लू लाइन तक है, तो मैंने बोला कि ये जो फाई एंगल है वो यहाँ होगा कि नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, DE cos फाई और एक बनेगा DE sin फाई, DE sin फाई। ओके, अब आप बोलोगे सर यहां पर तो हमें वो केस याद आ रहा है सेमी सर्कल वाला, हमको तो सेमी सर्कल वाला केस याद आ रहा है, सिमेट्रिक केस वाला, कि भैया अगर यहाँ पर आपने एक चार्ज एलिमेंट कंसिडर किया है, छोटा सा एलिमेंटल चार्ज कंसिडर किया है, उसके सिमेट्रिक एक एलिमेंटल चार्ज और आएगा, है ना, उसके कहाँ जो फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी और उसके कहाँ जो फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी, दोनों का कॉस कंपोनेंट क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। ये कॉस कंपोनेंट फील्ड का क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, सिर्फ वाई डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी, याद करो। यहां भी तो सर वैसे ही होगा ना, अगर मैं इसका कोई सिमेट्रिक यहां पर एलिमेंटल चार्ज ले लूं, मान लो यहां से मैंने इतना लिया है, यहां मैं एक एलिमेंटल चार्ज एक और ले लूं, तो उसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो यहां बनेगी, उसका एक कंपोनेंट कॉस फाई यहां आ जाएगा, साइन फाई यहां आ जाएगा, तो साइन एक दूसरे को काट देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप बोलोगे कि इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा DE cos फाई, ये है आपका DE, है ना, इसका एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ DE sin फाई, है ना। सेम आपने फाई एंगल पर लिया हुआ है, सेम आपने फाई एंगल पर लिया है, ये एंगल भी कितना है, फाई है। मैं इसको मिटा दूंगा, है ना, सिर्फ क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। तो ये DE sin फाई सर, DE sin फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और सिर्फ DE cos फाई जुड़ता चला जाएगा, सेम वैसे ही केस है। बट मैंने यहाँ आपको एक चीज क्लियर की, सुनना, इसको पहले मिटा देता हूं। मैंने ये बोला कि भाई यहां पर जो आप फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो उसमें आपने जो ये P पॉइंट कंसिडर किया है, समझना, हो सकता है ये कुछ ऐसा हो, देखो ये अपना फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर है पॉइंट P। सुना, ध्यान से सुनना, ये एंगल आपका बना क्या, θ1, ये एंगल आपका क्या बना, θ2। क्या θ1 θ2 के बराबर है? नहीं, θ1 θ2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये P पॉइंट मिड पॉइंट के सामने नहीं है। ओके, सुनना, सिमेट्रिक बिहेवियर यहां पे कहां तक होगा, है ना। देखो यहां से यहां तक की लेंथ अगर मान लीजिए
स्मॉल एल है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, मान लीजिए मैंने बोला ये स्मॉल एल है। तो अगर आप यहाँ पर एक चार्ज लोगे एलिमेंटल चार्ज, तो उसका सिमेट्रिक चार्ज आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना। यहाँ एक चार्ज लोगे एलिमेंटल चार्ज, तो उसका एक सिमेट्रिक चार्ज आपको यहाँ मिल जाएगा। बट अगर आप यहाँ एक एलिमेंटल चार्ज लेते हो तो क्या उसका कोई सिमेट्रिक चार्ज आपको इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, समझ रहे हो। इसलिए आप ये कभी नहीं बोल सकते कि साइन साइन वाले कंपोनेंट दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हो सकता है भैया ये इसको कैंसिल कर दे, ये इसको कैंसिल कर दे, लेकिन इसके कारण जो फील्ड बन रही है उसका कॉस कंपोनेंट एग्जिस्ट करे और वाई भी करे, मतलब एक कॉस कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करे और साइन कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करे। यही बात समझ में। अरे ये वाला जो एलिमेंटल चार्ज है वो इस एलिमेंटल चार्ज के साइन कंपोनेंट को काट देगा, जैसे अभी आपने देखा था, ठीक है ना। वैसे ही ये एलिमेंटल चार्ज इस एलिमेंटल चार्ज के साइन कंपोनेंट को खा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक है, यहाँ पर चीजें क्या है, सिमेट्रिक है ना। यहाँ क्या है, चीजें सिमेट्रिक है। लेकिन उसके बाहर क्या, इस एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंटल चार्ज के कारण जो डीई बनेगा, इस एलिमेंटल चार्ज के कारण जो डीई बनेगा, है ना, उसके कारण एक कंपोनेंट यहाँ आएगा डीई कॉस फाई मान लो, और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा डीई साइन फाई। समझना मेरी बात। अब इस साइन फाई को काटने के लिए कौन सा सिमेट्रिक चार्ज है, कोई सिमेट्रिक चार्ज नहीं है। आई मेरी बात समझ में। अब इस एलिमेंटल चार्ज के कारण जो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी बन रही है उसका कॉस कंपोनेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में साइन भी कर रहा है। साइन को काटने के लिए इसका सिमेट्रिक कोई भी एलिमेंटल चार्ज यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। ये करता है तो ये इसको काट रहा है, ये करता है तो ये इसको काट रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ y कंपोनेंट नहीं कटने वाला, यहाँ y कंपोनेंट नहीं कटने वाला। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई क्या? इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं? अगर आपको नोट्स में चाहिए कि हाँ सर हमको नोट्स में याद करने के लिए चाहिए पड़ेगा, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ, नई स्लाइड में समझेंगे। आओ, क्या है मैं मिटा दूँ, आप उसके बाद लेक्चर रिवाइज कर रहे हो और आपको समझ ही ना आए कि यार यहाँ पे तो अपने सर ने क्या बताया था, क्या रीज़न दिया था। चलिए, तब आप समझ गए कि यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा। अगर आपको पॉइंट P पर, इस पॉइंट P को मैं, इस पॉइंट को मैंने नाम क्या दिया हुआ है, P। पॉइंट P पर अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी x कंपोनेंट के कारण भी आएगी, y कंपोनेंट के वेक्टर सम के कारण भी आएगी, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज Ex इज नथिंग बट, Ex क्या होगा, x डायरेक्शन का कंपोनेंट ऐड ऑन होते जाएंगे, फटाफट ऐड ऑन होते जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी cos फाई, है ना। Ey क्या होगा, इंटीग्रेशन डी सारे साइन कंपोनेंट साइन फाई। अच्छा, लिमिट क्या चढ़ाओगे, फाई की लिमिट कहाँ चढ़ाओगे? देखो, फाई को हम यहां तक ले गए, फाई ऐसे भी जा सकता है, फाई ऐसे भी जा सकता है, मतलब फाई θ1 तक जाएगा और θ2 तक जाएगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं जो लिमिट जाएगी वो -θ1 से लेके θ2 तक जाएगी, -θ1 से लेके θ2 तक जाएगी। इसमें मैं सारे के सारे चार्ज कवर कर लूंगा क्योंकि ये फाइनाइट है ना, कवर हो सकता है, ठीक है। आइए इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले Ex निकालते हैं। देखो, इंटीग्रेशन डी cos फाई हमको करना है, लिमिट है -θ1 से लेके θ2 तक। अब कुछ अनजान बातें जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ जो डी आप कंसिडर करोगे वो क्या होगा बताओ? वो होगा सर k टाइम्स ऑफ dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब अगर ये एलिमेंटल चार्ज आपने लिया है, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है, मैंने बोला स्मॉल r डिस्टेंस है, तो स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक, पक्का? हाँ सर पक्का। दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो लैम्डा है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो क्या है कि पूरा Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है L लेंथ पे, तो Q बाय L का रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर मैं dQ बाय dy का भी रेशो निकालूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, लैम्डा ही मिलने वाला है। ये तो अब आप समझते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि dQ क्या होगा, dQ होगा लैम्डा इंटू dy, है ना। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। जहां जहां फंसेंगे वहां वहां हम बात करने लग जाएंगे। Ex इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -θ1 से लेके θ2, डी की वैल्यू मैंने रख दी k dq अपॉन r स्क्वायर, k dq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू कॉस फाई, k dq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू कॉस फाई। ओके, क्या करें यार, कॉस फाई है तो मतलब अंदर मुझे कोई डी फाई का टर्म भी चाहिए। अगर अंदर cos फाई है, लिमिट किसकी चढ़ी हुई है, थीटा की ही चढ़ी हुई है, फाई की ही चढ़ी हुई है, तो हमें अंदर इंटीग्रेशन साइन के अंदर एक डी फाई टर्म चाहिए। अब वो मैं कैसे ला सकता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा डी क्यू के पास। किसके पास, डी क्यू के पास।
DQ ने बोला इस dy को जरा देखो, इस dy को जरा परखो तो आपको समझ में आएगा। ठीक, मैंने बोला यार dy कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। मेरे पास ये y था, ये r डिस्टेंस थी, ठीक है ना। और मैंने बोला कि सुनो ना, यहाँ से d डिस्टेंस दूर है आपका ये p पॉइंट, ये जो p पॉइंट है आपका ये यहाँ से कितना दूर है, d डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो मैंने बोला यार कुछ काम बन सकता है किशोरी, कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। क्या इंतज़ाम बना ये इंतज़ाम, फाई एंगल पर आप देखो, ये लेंथ आपकी कितनी है y, ये कितनी है d, और ये कितना है स्मॉल r। तो हम बोल सकते हैं tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू d tan फाई, y इज इक्वल्स टू d tan फाई, ठीक है ना। अब देखो dy निकाल सकता है, डिफरेंशिएट करूं, dy बाई डी फाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, d टाइम्स ऑफ tan फाई का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाई, ठीक है ना। अच्छा, तो dy की वैल्यू कितनी आ गई, dy की वैल्यू आ गई d टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। वाह, एक नंबर हमने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया। हमने dy की वैल्यू निकाल ली, जिसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है, एक d फाई दिख रहा है ना। और मैं जानता हूं कि dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dy के बराबर है। किसके बराबर है, लैम्डा इंटू dy के बराबर है। क्या मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं dq की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, लैम्डा इंटू dy। क्या उसमें मैं dy की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आइए इसको ऐड करता हूँ, इसको अरे तो गलत ऐड कर दिया, कॉपी करना है ना मुझे, तो क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी करना है, कॉपी। चल इसको मैं मिटाता हूँ, नहीं इसको नहीं, हाँ इसी को मिटा देता हूँ, हटाओ, ठीक, ओके। तो मेरे पास dy की वैल्यू आ गई है, ठीक है, आ जाइए। तो हम बोल रहे हैं कि dq किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इंटू dy के बराबर, और dy की वैल्यू आप निकाल चुके हो। चलिए, तो यहाँ पर हम ex निकाल रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे माइनस θ1 से लेके प्लस θ2 तक k टाइम्स ऑफ dq। dq इज नथिंग बट लैम्डा dy अपॉन r स्क्वायर इंटू कॉस फाई, यही था क्या, इंटू कॉस फाई, चेक कर लो, यही था क्या, हाँ, k dq अपॉन r स्क्वायर इंटू कॉस फाई, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करना चालू करो भाई, माइनस θ1 से लेके प्लस θ2 k इंटू लैम्डा इंटू डी वाई की वैल्यू कितनी है, d टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक, सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया, कॉस फाई आ गया, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या मैं आर स्क्वायर को चेंज कर लूँ कि कॉस फाई को चेंज कर लूँ, है सर, समझ नहीं आया हमें। अरे हमने एक ट्रायंगल बनाया था, देखो ये ट्रायंगल हमने बनाया था, इसमें यहाँ y था, यहाँ r था, यहाँ d था, है ना, और यहाँ फाई था। अब देखो डी फाई तो मुझे मिल गया, लिमिट्स भी मेरी फाई की डली हुई है, तो मैं यहाँ पर कॉस फाई को तो चेंज नहीं करता, मैं आर स्क्वायर को फाई में चेंज कर लेता हूँ। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि आर भी क्या है, आर भी क्या, यहाँ पर आप देखो वेरिएबल क्या है, फाई है कि नहीं है, वेरी क्या कर रहा है, फाई कर रहा है कि नहीं। तो इस आर के अंदर एक फाई छुपा हुआ है, उसको आपको बाहर निकालना है, क्योंकि आपने लिमिट किसकी लगाई है, फाई की लगाई है ना। तो जहां जहां फाई का वेरिएबल घुसा हुआ होगा आपको उसे निकालना पड़ेगा। अरे फाई वेरी करेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर फाई वेरी करेगा तो आर की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, तो आर भी वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। तो भैया अगर आर वेरिएबल हो गया है इंटीग्रेशन के अंदर, तो यहाँ लिमिट तो सिर्फ और सिर्फ फाई की डली हुई है ना, तो आपको आर को भी फाई में चेंज करना पड़ेगा, ताकि यहां पर दो वेरिएबल एग्जिस्ट ना करें इंटीग्रेशन के अंदर। आई बात समझ में, अच्छा सर, मैथ्स, यस मैथ्स। चलो, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं माइनस θ1 से लेके θ2 तक k इंटू लैम्डा इंटू डी टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू कॉस फाई। हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि यार आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो कॉस फाई इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि डी अपॉन आर। तो आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आर की जगह हम पुट कर सकते हैं डी अपॉन कॉस फाई। ओहो हो, आर की जगह हम पुट कर सकते हैं डी अपॉन कॉस फाई, तो पुट करो डी अपॉन कॉस फाई का होल स्क्वायर।
डी अपॉन कॉस फाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। क्या ये बात समझ में आई? हाई आई आई आई। चलिए क्लियर। अब जो कट रहा है वो काट दो, ये डी काटा, स्क्वायर चला गया, ये कॉस स्क्वायर फाई था, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई क्या बनेगा? सेक स्क्वायर फाई। सेक स्क्वायर फाई किससे कट जाएगा? इस सेक स्क्वायर फाई से कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा? के लैम्डा अपॉन डी, अंदर बचेगा कॉस फाई डी फाई। लो, तो के लैम्डा बाय डी अंदर बचेगा माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक कॉस फाई डी फाई। वाह। अब इंटीग्रेट करो, लंबा चला गया है क्या? करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, रुको मत, इंटीग्रेट करो। मैं जब तक मिटा रहा हूं, ये सब काम कर रहा हूं, तो आपको रुकना नहीं है, इंटीग्रेट करते चलना है। आप ही की मैथ्स अच्छी होगी, इससे इंटीग्रेशन प्रैक्टिस आएगा। चलो, ई एक्स इज इक्वल टू, बताइए, के लैम्डा बाई डी है ना। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन फाई। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन फाई। ठीक, लिमिट चढ़ गई कहां से कहां तक? माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ठीक है। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय डी, ब्रैकेट के अंदर कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक, यहां पर आपने वैल्यू पुट करी साइन थीटा बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर, नहीं समझ में आया। अरे साइन थीटा 2 आपने पुट किया माइनस, ठीक है ना, माइनस साइन माइनस थीटा 1, ऐसे समझ में आया? हाँ सर। साइन ऑफ माइनस एंगल क्या होता है? साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय डी, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ये आया ब्रैकेट में, ये आया ब्रैकेट में। पक्का? हाँ सर, एकदम पक्का। समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया है। चलिए, वेरी गुड। तो यहां पर आपने x कंपोनेंट तो निकाल लिया, कितना है? के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। अब इसके आगे जो y कंपोनेंट है उसका इंटीग्रेशन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा और आपको बोलूंगा कि वो करके दिखाओ मुझे। ई वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन फाई, ठीक है ना, माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2। बस ये करना है आपको, इसी तरीके से इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है और आपके पास निकल कर आएगा जो फॉर्मूला वो ये है। आपके पास जो निकल कर आएगा फॉर्मूला वो ये है। ई वाई इज इक्वल्स टू, मुझे चेक करके बताना कि सर सही है कि नहीं, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, इसको भी आप डब्बे में डालिए और नोट डाउन करिए। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, दो फॉर्मूले हमारे लिए, आप समझ गए होंगे कौन कौन से। एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है अपनी फॉर्मूला शीट, अपने नोट्स में। अच्छा, इसी का यूज आएगा अब हमको नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है ड्यू टू लीनियर इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब जो लेंथ है ना आपके रॉड की वो कैसी हो गई है? इनफाइनाइट हो गई, एकदम लंबी हो गई। आपने वो देखी है, क्या बोलते हैं, फिर हेरा फेरी। फिर हेरा फेरी में एक वो नहीं आता वसूली पे, जो एक आदमी होता है बहुत लंबा होता है, उसकी शक्ल नहीं दिखाई है, सिर्फ इतनी बॉडी दिखाई है पिक्चर में। अक्षय कुमार बोलता है, दरवाजा खोलता है, खटखटाता है दरवाजा, अक्षय कुमार खोलता है, ऐसे देखता है। सुनील शेट्टी बोलता है कि अरे इसकी मुंडी कहाँ है? तो अक्षय कुमार बोलता है वो देखो बेटा सेकंड फ्लोर पे, तो ऐसे मुंह ऊपर करके देखते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो ये रॉड है, वैसे ही यहाँ पर जो ये रॉड है ना, ये क्या है? ये इनफाइनाइटली लंबी है। यार ऐसा नहीं करता, नहीं तो गंदा लगेगा बहुत। इनफाइनाइटली लंबी है, बहुत लंबी है। इनफाइनाइट बोल दिया तो आप समझ जाओगे कितनी लंबी होगी। इनफाइनाइटली लंबी है, ठीक है ना। जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक आपको ये रॉड दिखाई देगी। अच्छा, फिर हमसे पूछ लिया गया कि सुनो ना, अगर मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ चार्ज का, मैं इस पर क्या कर देता हूँ? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बताओ इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो कर दोगे क्या? हाँ सर कर देंगे। कैसे कर दोगे? यार आप खुद देखो, सिंपल सी बात है। आपने अभी फॉर्मूला निकाला ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई डी, जिसमें डी क्या था? जिसमें डी ए डिस्टेंस थी, जिसमें डी ए डिस्टेंस थी, ठीक है ना। के लैम्डा बाई डी। अच्छा, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरी इनफाइनाइट लेंथ पर। ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा,
दूसरा फॉर्मूला क्या था वो भी लिख कर रख लो, ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। याद आया? हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही। नहीं याद आया? लो देखो, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलो अच्छा यहां पर अब सारा खेल थीटा का है। जब मैं यहां पर खड़े होके सामने देखूंगा तो मेरे सामने तो एक इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है, इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है, ठीक। जब मैं थीटा बढ़ाऊंगा, यानी मैंने देखा सामने पे थीटा 0, फिर थीटा बढ़ाया 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 और मैं इनफाइनाइट लेंथ को देख रहा हूं तो मेरा थीटा कितना हो गया है? मैं एकदम ऊपर तक देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा थीटा कितना हो गया है? बताओ मुझे, थीटा कितना हो गया है? थीटा हो गया है 90। थीटा कितना हो गया है? 90। तो जब हम इनफाइनाइटली लेंथ की बात करेंगे, इनफाइनाइट लेंथ की बात करेंगे तो पक्की बात है कि थीटा 1 थीटा 2 किसके बराबर हो जाएंगे? 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। बस खत्म बात। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब आपके सामने आंसर आ गया। ई एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा 90 90 1 1 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाय डी। और ई वाई कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 90 90 0 तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाय डी। कितना हो जाएगा? के लैम्डा बाय डी। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। वेरी गुड। तो ये फॉर्मूले भी आपको क्या करना है? याद करना है। ये के लैम्डा बाय डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या करते हो सर? ये 0 हुआ ना, तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। खत्म बात? ओके सर, वेरी गुड। तो 2k लैम्डा बाई डी अपॉन 0, मतलब अगर आप पी पॉइंट पर पहुंचोगे तो पी पॉइंट पे बाहर की तरफ कितना लग रहा है? 2k लैम्डा बाई डी और 0 है वाई डायरेक्शन में। अच्छा अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो फिर क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज होता तो ये जो डायरेक्शन है फील्ड इंटेंसिटी की अंदर की तरफ हो जाती, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जब आप गॉस लॉ में पढ़ोगे, अगर मैं k की वैल्यू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दूं, अगर मैं k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दूं तो क्या होगा? देखो जरा, ई एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई डी इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने काटा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ई एक्स की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ये आप जब गॉस लॉ से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। जब हम गॉसेस लॉ में पहुंचेंगे, किस लॉ में पहुंचेंगे? गॉसेस लॉ में पहुंचेंगे, तो ये भी मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा। अभी सिर्फ दिखा रहा हूं कि अगर चीज़ आपको दिखेगी वहां जाके तो रिलेट कर लेना कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कन्वेंशनल मेथड से। फिर हम गॉस लॉ से भी इसको देख लेंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा ना गॉस लॉ का एप्लीकेशन कैसे होता है, इसलिए हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर एक ही फॉर्मूला है, दो तरीके से क्यों बता रहे हो? क्योंकि अगर मैं वो नहीं बताऊंगा तो आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा। पक्की बात? आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो ये आपको याद रखना है इनफाइनाइटली लेंथ के लिए, इनफाइनाइट लेंथ के लिए, और ये आपको याद रखना है फाइनाइट लेंथ के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और केस बनता है, यहाँ पर एक और केस बनता है सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक्चुअल में है वो इनफाइनाइट ही, सेमी इनफाइनाइट तो क्या बोल रहे नहीं, सेमी इनफाइनाइट देखो समझेंगे। अब आप मुझे बताना कि वो सेमी इनफाइनाइट है कि नहीं। देखो सेमी इनफाइनाइट का केस है, उसमें ऐसी लेंथ की आपकी, ओहो 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 ओहो, यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा ऐसा कुछ, ठीक है ना। ठीक है सर, आइए समझते हैं। देखो अब जो आपका पॉइंट है वो यहाँ है, अब जो आपका पॉइंट है वो यहाँ कहीं, ये आपका पॉइंट है। हमको इस पॉइंट पर क्या निकालना है? फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस लेंथ ऑफ रॉड। अच्छा ये जो लेंथ है रॉड की वो इनफाइनाइट है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये उस डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, ऊपर की डायरेक्शन में इनफाइनाइट है। मैं इसके एक एंड पर आकर बैठ गया हूँ, एक एंड के सामने आकर बैठ गया हूँ, ठीक है ना। ये कैसी है भैया? इनफाइनाइट है। कैसी है ये? इनफाइनाइट है, ठीक। तो हम इसको बोल सकते हैं सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट केस, सेमी इनफाइनाइट रॉड, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है ना। इस केस में अब आपको क्या निकालना है? फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पर। आइए देखते हैं। इसमें आपको θ2 क्या दिख रहा है? इसमें मुझे θ2 सर 0 दिख रहा है ना। इसमें मुझे θ2 क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। θ2 नहीं, θ1 मुझे 0 दिख रहा है। मैंने θ1 माना है तो मैं इसको θ1 को 0 बोलूँगा। θ1 मुझे 0 दिख रहा है। θ1 क्या दिखा आपको? 0 दिखा, हाँ कि ना? नहीं आई बात समझ में? अरे भाई
नीचे की तरफ जा सकते हो क्या कहीं? आप ये वाले पॉइंट को लेकर आ गए इधर पे, है ना, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ θ2 है, θ1 तो 0 हो गया। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, तो θ1 हो गया 0। आगे आ जाओ। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला था अब वो क्या हो जाएगा, देखो, Ex इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी, ब्रैकेट के अंदर sin θ1 प्लस sin θ2 था, sin θ1 प्लस sin θ2 था। अब मुझे बताओ θ1 तो 0 हो गया, तो sin 0 0, ये खत्म, कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो ये आ गया के लैम्डा बाई डी इंटू साइन θ2। अरे θ2 क्या है सर? θ2 ये क्या है, ये देखो θ2 ये है, जो जाता रहेगा कहाँ पर, इन्फिनिटी तक, है ना। θ2 ये है, ये θ2 है, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, इन्फानाइट तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। तो θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो आप बोल सकते हो कि Ex की वैल्यू कितनी आ गई, Ex की वैल्यू आ गई के लैम्डा बाय डी साइन 90 यानी कि 1, यानी कि आंसर आ गया के लैम्डा बाय डी। खत्म बात। क्या आ गया, के लैम्डा बाय डी आ गया। समझे कि नहीं समझे? पक्का 100%। आगे बढ़े। ये सेमी इनफाइनाइट रॉड का केस है भाई, सेमी इनफाइनाइट रॉड लिख देता हूँ यहाँ, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट रॉड हो जाता है यार कभी कभी, क्या करें, सेमी इनफाइनाइट रॉड, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं EY। Ex हमने निकाला है। अब आप जब EY निकालने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट आ चुका है इसके सामने, मतलब सिंपल सी बात है कि θ1 हो चुका है खत्म, सिर्फ और सिर्फ θ2 बचा हुआ है। θ1 हो चुका है खत्म, सिर्फ और सिर्फ θ2 बचा हुआ है। तो आइए जरा EY निकालते हैं। EY इज नथिंग बट के लैम्डा बाय डी, के लैम्डा बाय डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है ना। ओके, सो EY इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय डी। अब आप खुद बोल रहे हो कि θ1 0 हो चुका है, तो ये हो जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस 90। θ2 क्या हो चुका है, 90 नहीं हो चुका? अरे भैया 90 हो चुका है, ये देखो θ2 90 रखा है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर EY की वैल्यू कितनी आ गई, के लैम्डा बाय डी, ब्रैकेट में cos 0 हो जाएगा 1 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा ये 1 इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय डी। समझे या नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए, पक्का 100%? जी सर 100%। तो यहाँ पर हमने देखो एक ही केस से 3 केस बनाए, है ना। कहाँ गया, यहाँ से, है ना। पहले हमने फाइनाइट लीनियर चार्ज की बात करी, है ना, मतलब फाइनाइट लेंथ की बात करी, फिर हमने इनफाइनाइट लेंथ की बात करी। इनफाइनाइट लेंथ के बाद हमने क्या किया, एक सेमी इनफाइनाइट रॉड को लिया, उसमें फॉर्मूला एक ही यूज हुआ है जो हमने पहले केस में डिराइव किया था, उसी को लगाते गए, थीटा की वैल्यू बदलते गए। क्लियर? पक्का? हाँ सर एकदम पक्का, है ना। अच्छा, बहुत सारे केसेस अभी भी बचे हैं, लेकिन हम इन सारे केसेस नहीं, आगे आने वाले जो केसेस हैं उनको हम गॉस लॉ में समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दूंगा तो आप कभी भी गॉस लॉ के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, उसका एप्लीकेशन बताऊंगा तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो आपसे कुछ भी बनने वाला नहीं है। क्या ये बात आपको मेरी समझ में आई? जी सर समझ में आ गई है। तो मैं चाहता हूं कि आप शुरू से आखिरी तक एक बार सब कुछ देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हमने यहां से चालू किया था, ये पिछले लेक्चर का क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया कुछ इस तरीके से, ये देखिए, है ना। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट, 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 क्योंकि बहुत मैथमेटिकल चीज़ें हैं यहाँ पर, इसलिए कुछ मिस ना हो जाए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं वो ले सकते हैं। लो, ये लो, ये भी ले लो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट हमारा केस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ चार्ज्ड रिंग। चार्ज्ड रिंग, अगर आपने ग्रेविटेशन अगर पढ़ा होगा तो आपको ग्रेविटेशन में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और सेम वैसे ही सारे कंसेप्ट यहाँ पर आपको अप्लाई करने हैं, है ना। अब बच्चे बोलेंगे सर हमने कहाँ पढ़ा है। अरे जिनने पढ़ा है भाई, जो भी लेक्चर देखेंगे उनमें से अगर किसी ने पढ़ा होगा तो मैं बस रिलेट कराने के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा आपने पहले भी देखा है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ये हमने क्यू चार्ज क्या किया है भाई, डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरी रिंग पर, ठीक है।
हमको निकालना है फील्ड अलोंग द एक्सिस, हमको एक पॉइंट पर निकालना है, मान लीजिए वो पॉइंट है, पॉइंट P, इस पॉइंट पर हमको निकालना है। ये जो पॉइंट P है ये अलोंग द एक्सिस है, ये पॉइंट O है अलोंग द एक्सिस, एक्सिस ऑफ रिंग। ओके, इस रिंग का जो रेडियस है, सीधी सीधी लाइन नहीं बन रही है आजकल मुझसे, मतलब क्या बात है यार, ऐसा कैसे हो सकता है ना। ये देखिए रेडियस है R, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, क्या मैं इसको सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। ऐसा मैंने क्यों बोला है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, मैंने ऐसा क्यों बोला है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं इस डिस्टेंस को नाम दे देता हूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, है ना। इसको मैंने नाम दे दिया x, कितना नाम दे दिया? x नाम दे दिया। ये x है, ये r है। अच्छा, मेरे पास जो एलिमेंट होगा वो तो मैं रिंग पर ही ले सकता हूँ, है ना। एलिमेंट कहाँ ले सकता हूँ मैं? रिंग पर ही ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया, क्या कर लिया, यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ओके, ये एलिमेंट मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है, ठीक है। इस एलिमेंट की दूरी बताई जा सकती है क्या? यहाँ से इस एलिमेंट की दूरी बताई जा सकती है क्या? बिल्कुल बताई जा सकती है सर। अच्छा, ये जो एलिमेंट है इसकी आप छोटी सी लेंथ मान सकते हो, dl मान सकते हो, और इस पर चार्ज कितना ले सकते हो? dq चार्ज ले सकते हो। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाना होता है। अच्छा, अगर ये x है, ये r है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? मुझे बता सकता है कोई? सर ये तो बच्चों वाली बात हो गई है, ये होगी r² प्लस x² अंडर रूट r² प्लस x², ठीक है, अंडर रूट r² प्लस x²। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ताकि हम बाद में जब डेरिवेशन करें तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगल मैंने कितना ले लिया? थीटा ले लिया। अच्छा, इस dq चार्ज के कारण इस पॉइंट पर क्या फील्ड बनेगी? अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ बना देता हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ बना देता हूं। dq चार्ज के कारण जो फील्ड आएगी वो आएगी de, उसका एक कंपोनेंट बनेगा ये, एक कंपोनेंट बनेगा ये, मानते हो कि नहीं? ये होगा de cos थीटा, अरे भाई अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, de cos थीटा, और ये कितना होगा? de sin थीटा। पर्याप्त मात्रा में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, बिल्कुल दे दी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। व्हाट क्वेश्चन सर? मान लो मैं ना इसके जस्ट अपोजिट, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मैंने एक और एलिमेंट कंसिडर कर लिया dq, है ना, इसकी लेंथ कितनी है? dl है, ठीक है सर। अच्छा, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी मुझे बता सकते हो? इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी मुझे बता सकते हो? सर पता नहीं कितनी डिस्टेंस होगी। अरे यार ऐसे सोचो ना भैया, ऐसे सोचना ध्यान से, अब आपको शायद ऐसे समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। ये एक्सेस ऑफ रिंग है, ठीक है ना, ये पॉइंट है पॉइंट P। इस पॉइंट P की दूरी अगर यहाँ से कितनी है? अंडर रूट r² प्लस x² है, जिसमें ये क्या है? दिस इज r, दिस इज x। तो मुझे बताओ ना, इसके जस्ट अपोजिट मैंने सिमेट्रिक एलिमेंट लिया है इधर, तो मुझे आप ये नहीं बता सकते कि इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी डिस्टेंस भी होगी अंडर रूट r² प्लस x²। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, अगर मैं एक एलिमेंट यहाँ कंसिडर कर लूँ तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? सर ये भी अंडर रूट r² प्लस x² ही होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ऐसी एक रिंग है और ये आपकी एक्सिस पर आने वाला पॉइंट P है, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस, 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 हर पॉइंट पर रिंग में आप कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर लो, उस एलिमेंट की दूरी यहाँ से कितनी होगी? अंडर रूट r² प्लस x²। क्यों? क्योंकि दिस इज x, दिस इज r, दिस इज x, दिस इज r एंड दिस इज दी हाइपोटेनियस। देखो अंडर रूट r² प्लस x²। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। चलो मुझे बताओ कि ये जो dq चार्ज है यहाँ पर, ये कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा? ये भी de फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। अगर ये थीटा है ये भी थीटा है, क्योंकि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। आई बात समझ में? ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक de cos थीटा और आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, और एक आ जाएगा इसका de sin थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई? कैंसिल आउट कर देंगे। नहीं आई बात समझ में? अरे आप कोई भी एलिमेंट उठा लो यार, कोई भी एलिमेंट उठा लो, लो आप ये एलिमेंट उठाओ, है ना, ये एलिमेंटल चार्ज आपने उठाया, इसके अपोजिट भी एक यहाँ पर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
देखो ना यार, इस एलिमेंट के अपोजिट यहां पर एक एलिमेंट है, इसके अपोजिट यहां पर एक एलिमेंट है, इसके अपोजिट यहां पर एक एलिमेंट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर। तो यहां पर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पक्की बात है कि एक्स डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी जुड़ती जाएगी और वाई डायरेक्शन की एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई है, इसलिए मैंने यहां पर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है कि आप कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर दो, उस एलिमेंट के द्वारा जो प्रोड्यूस होगी फील्ड वो होगी डीई। डीई का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो एड अप होता जाएगा और जो साइन कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे, एक सिमेट्रिक एलिमेंटल चार्ज जो होगा उसकी बनाई हुई फील्ड के वाई कंपोनेंट को क्या कर देगा, साइन कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये देखो, पक्का बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। ओके गुड। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। मैं जानता हूं कि जो DE है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको आप लिख सकते हो K इंटू डी क्यू अपॉन इसका स्क्वायर, इसको आप स्मॉल r भी बोल सकते हो। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ स्मॉल r का स्क्वायर, तो आप एक स्टेप और यूज करो और लिखो K इंटू डी क्यू अपॉन r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? है ना? इसका मतलब ये हुआ कि DE की वैल्यू कितनी आ गई है, DE की वैल्यू आ गई है K इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई सब। देखो ना, पक्का? अरे ये रूट था, ये स्क्वायर था, खा जाएगा ना एक दूसरे को? नहीं खाएगा? पक्का नहीं खाएगा? अरे खा जाएगा सर, खा जाएगा 100%। हाँ सर 100%। तो आपने DE की वैल्यू निकाल ली है। आगे बढ़ते हैं, आओ। ये DE की वैल्यू आ गई है, शानदार। इसको मैं कॉपी करता हूं क्योंकि आगे हमें डेरिवेशन और कंटिन्यू करना है। चलिए ये मैंने इसको कॉपी किया, काम की चीज रख लेंगे, बेकाम की चीज हटा लेंगे। ये मैंने हटा दिया है ना, और इसको यहां लिख कर रख लेता हूं DE इज इक्वल टू K इंटू डी क्यू अपॉन अंडर रूट नहीं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। चलो इसको मिटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। हाँ भाई आ जाओ। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। मुझे बताओ कि अगर मुझे P पॉइंट पर चाहिए है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रिंग, तो आप कैसे निकाल सकते हो? साइन वाले तो सारे कंपोनेंट चले जाएंगे, तो अगर हम लिखते हैं EX प्लस EY, तो भैया वाई डायरेक्शन में तो कोई भी फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट नहीं आने वाला है, सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या निकालना है, EX निकालना है, एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट आपको निकालना है। वो आप कैसे निकाल सकते हो, DE साइन थीटा, DE साइन थीटा। क्लियर है? ओके समझना, अभी समझना क्या होगा। चलो भाई, साइन नहीं कॉस थीटा, DE कॉस थीटा, DE कॉस थीटा। ओके अब आप यहां देख सकते हो कि थीटा का क्या होगा सर, थीटा का क्या होगा सर? DE की वैल्यू तो आपने K डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकाल ली है। मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू मैं कुछ रख सकता हूं। कैसे? क्योंकि आप ही ने मुझे बताया सर कि ये एंगल थीटा है, ये कैपिटल R है, ये x है, तो कॉस थीटा जो, और ये कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो कॉस थीटा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ उठाकर पुट करी है। आइए देखते हैं, इसको मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। आइए, तो EX इज इक्वल्स टू, देखो इंटीग्रेशन DE की वैल्यू कितनी है, K टाइम्स ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ओके। मुझे एक बात बताओ, यहां पर r जो है क्या वो फिक्स है? अरे हाँ भाई, r फिक्स है कि नहीं? रेडियस ऑफ द रिंग फिक्स है? हाँ सर बिल्कुल फिक्स है। x फिक्स है? हाँ, हम किसी पर्टिकुलर x डिस्टेंस पर जाकर p की वैल्यू निकाल रहे हैं। नहीं, x बाद में वेरी हो सकता है, अभी वेरी कर रहा है क्या? नहीं, हमने किसी पर्टिकुलर x डिस्टेंस पर जाकर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहिए। अच्छा ओके, k तो वैसे भी कांस्टेंट है, k तो वैसे भी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप सब कुछ क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। चलिए, तो मैं इसको ज़रा कॉपी करता हूँ और सब कुछ बाहर निकालता हूँ। आइए, ये मैंने मिटा दिया,
ये मैंने मिटा दिया, ये मैंने मिटा दिया, और ये भी मैं मिटा दूं क्या? ये मैं मिटा दूंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। आइए अब हमारे पास जगह बन गई है। तो देखिए Ex इज इक्वल्स टू, हम बाहर क्या क्या निकाल सकते हैं, k इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डी क्यू। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डी क्यू बचेगा। अब मुझे बताओ इस छोटे 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 डी क्यू 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 उसको जोड़ोगे आप तो क्या बनेगा, टोटल क्यू बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं और ई एक्स की वैल्यू निकालते हैं, के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और यही वो फॉर्मूला है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने ही आपको बोला था कि पी पॉइंट पर जो नेट फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने के कारण आएगी, और वो कितनी आ रही है, के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया खेल रहे हैं आप, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसको मैं ज़रा बादल बनाकर पैक कर देता हूँ, बादल बनाकर पैक कर देता हूँ। अरे आजा भाई, ये लो भाई, ठीक है ना। ओके सर, ओके 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 ओके। लो आपके पास ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग अलोंग द एक्सेस ऑफ द चार्ज रिंग निकाल सकते हो आप किसी भी पॉइंट पर, और वो कितना है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब यहां भी क्या बनते हैं, केसेस बनते हैं, यहां भी क्या बनते हैं, केसेस बनते हैं। आइए केसेस को डिस्कस करें जरा, केसेस को डिस्कस करें जरा। क्या केस है, केस ये है, सिंपल सी बात, कि इफ x इज वेरी 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 लेस देन r, अगर x बहुत छोटा हुआ रेडियस ऑफ द रिंग से, तो फिर क्या होगा, तो सिंपल सी फॉर्मूला आप लिखो, इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप समझो x बहुत छोटा है r से, तो अगर r में, r के स्क्वायर में मैं छोटी वैल्यू का स्क्वायर ऐड करूंगा तो वो तो अब बहुत छोटी हो जाएगी, छोटी वैल्यू का स्क्वायर और छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, इसको 0 बोल देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं कि यार x तो बहुत छोटा है, हटा दो। हटा नहीं सकते, हमने x को बहुत छोटा माना है, तो अगर x एडिशन में है, x का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और वो वैल्यू ऐड हो रही है तो वो बहुत छोटी वैल्यू बनेगी। अरे भाई r काफ़ी बड़ा है तो r का स्क्वायर काफ़ी बड़ा होगा, x बहुत छोटा है तो x का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। छोटी सी वैल्यू बहुत बड़ी सी वैल्यू में ऐड होके कुछ नहीं बताएगी, कुछ चेंज नहीं ले आएगी। अरे भाई अगर आप समंदर में एक बाल्टी पानी और डाल दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो बड़ी वैल्यू से तो चेंज आ सकता है। तो आप यहाँ से x मत हटा देना। तो एक्चुअल में फिर आपकी फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है के क्यू एक्स अपॉन, इसको आपने हटाया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आर क्यू, है ना। क्लियर है, ओके सर, ओके ओके। दिस एम्प्लाइज कि आपकी जो फील्ड इंटेंसिटी है जब x बहुत छोटा होता है r से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, x के। बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r कांस्टेंट। तो आपकी जो फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अच्छा, अब दूसरा देखें केस, इफ x इज वेरी 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 ग्रेटर देन r, ये केस है। फिर क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला, ई पी इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ है, x बहुत बड़ा हो गया, अब x r से बहुत बड़ा हो गया तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो हम r स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ई पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, ये कटा कितना आया, स्क्वायर आया। तो आप बोल सकते हो कि ई पी कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स, सॉरी एक्स तो कट गया, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। लो भाई, लो भाई, किस केस के लिए, जब x बहुत बड़ा है r से। अच्छा, ये के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, ये तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, हाँ 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 बिल्कुल समझ में आया मुझे।
इसका मतलब ये है कि जब आपकी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मान लो क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और आप क्या निकालना चाह रहे हो, किसी x डिस्टेंस पर क्या निकालना चाह रहे हो, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हो, और x की वैल्यू क्या हो गई है, r से बहुत बड़ी हो गई है, x की वैल्यू r से क्या हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। तो आप इस केस को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको एक पॉइंट चार्ज मानकर q को यहाँ रख सकते हो, अरे हाँ कि ना, और इस q से x डिस्टेंस पर p पॉइंट पर अगर आपको क्या निकालनी हो, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगी वो, है ना, और वो कितनी होगी बताओ मुझे, सिंपल KQ/x का स्क्वायर, है ना। हम इसको क्या मान ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज मान ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, कंसंट्रेटेड at the center of ring, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, है ना। मतलब आप इस केस को इस केस में कन्वर्ट कर सकते हो जब आपने फॉर्मूला ये निकाला KQ/x²। पक्का, हाँ सर पक्का, कुछ भी नहीं था, ये एक डेरिवेशन था, सॉरी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से फिर ये और उसके बाद ये केसेस, ठीक है ना। इसके बाद आएगा आपका ग्राफ, क्या आएगा, ग्राफ नहीं आया, आपको वैल्यू निकालनी है x की। अच्छा, क्या वैल्यू निकालनी है, आपको x की वो वैल्यू निकालनी है सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। अच्छा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो x की वैल्यू है ये तो चेंज हो सकती है, कितनी भी आप ले जा सकते हो, x की किसी भी वैल्यू पर आप फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो, लेकिन मैं पूछ रहा है आप x की वो वैल्यू निकालो जहां पर फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। अच्छा, फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, लेकिन ये तो ग्राफ है। चलिए तो हम क्या करते हैं, फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम निकालते हैं, पहले तो फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम निकालते हैं। आओ, द वैल्यू फॉर x, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, वैल्यू ऑफ x फॉर विच क्या मैक्सिमम है, फॉर विच द फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, द फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, द फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, द फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। क्या करें, कुछ भी मत करो, आपके पास एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, रिलेशन है EP इज नथिंग बट, किसी भी पर्टिकुलर x डिस्टेंस पर वो क्या है, KQ इंटू x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हम यहाँ जानते हैं कि हमको x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर फील्ड मैक्सिमम हो जाए। मतलब मैं ये जानता हूँ मैक्सिमा मिनिमा से कि अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ और उसको इक्वेट कर दूँ 0 से, तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होने वाली है। अच्छा, टास्क है इसको डिफरेंशिएट करने का, है ना, वो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, तो आइए उसको आराम से समझते हैं। आओ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देखिए हमको क्या क्या डिफरेंशिएट करना है, देखो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लो, है ना। डिफरेंशिएट जो होगी वो होगी x/r² प्लस x² की पावर 3/2। तो हमने KQ तो बाहर निकाल दिया, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम d/dx ऑफ व्हाट, ऑफ x/r² प्लस x² की पावर 3/2। ये चीज़ डिफरेंशिएट हो रही है। मतलब यहाँ पर आपको कौन सा लगाना है, कोशेंट रूल लगाना है, डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल लगाना है, u/v वाला। चलो लगाते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराना मत, छोड़ना मत भैया, है ना, यहाँ देखते चलो। चलिए भाई, तो हम यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये जो नीचे वैल्यू दी गई है इसका स्क्वायर हो जाता है सबसे पहले तो, है ना, इसको तो आप स्क्वायर डाल दो पहले, तो r² प्लस x² की पावर 3/2 की पावर 2, ये स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन इनटू ये, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू ये, एज इट इज लिख देता हूँ, r² प्लस x² की पावर 3/2। आगे माइनस ये एज इट इज लिख दो आप, x एज इट इज लिख दो। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये कितना हो जाएगा
3/2 आगे उतर कर आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2। 3/2 की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। 3/2 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अंदर घुस के डिफरेंशिएशन करेंगे, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इस 2 से ये 2 काट दो। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? हाँ सर, बहुत बेसिक से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन करके उसको 0 से इक्वेट करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके सर, तो कितना आ रहा है डिफरेंशिएशन, जरा समझें, आ जाओ। हम जानते हैं यार कि देखो आखिरी में जाके हमको इक्वेट टू 0 करना है, मतलब के क्यू 0 के पास चला जाएगा, ये पक्की बात है, तो के क्यू हटा दो। अरे भाई के क्यू को जाना है अल्टीमेटली किसके पास, 0 के पास, तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसको हटा दो। हमारे पास बचेगी सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू। आ जाओ, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1 था उसके आगे, वो मैंने लिखा नहीं है, माइनस ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इसकी पावर 1/2 भी है, डिवाइडेड बाय, अब बताओ 3/2 की पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ठीक है ना। वैसे ये करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये इक्वल टू 0 जाएगा, ये किसके इक्वल करना है हमको, 0 के इक्वल करना है, तो ये चला जाएगा 0 के पास, ये आ जाएगा 0 के पास, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचने वाली है, ठीक है ना, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। समझ में आया क्यों हटाया, समझ में आया क्यों हटाया, लिख के इसलिए हटाया ताकि समझ में आए क्यों हटा रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, अरे 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 अरे, इज इक्वल टू 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, लिख सकता हूँ कि नहीं। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसको तोड़ के मैंने ऐसे लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं सर। माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 1/2 गया, ये गया, ये गया, कॉमन निकल कर 0 के पास चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, प्लस माइनस r बाय रूट 2 के बराबर, प्लस माइनस r बाय रूट 2 के बराबर, यानी कि x की इस वैल्यू पर आपको जो आपकी फील्ड इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम मिलेगी। एट दिस वैल्यू ऑफ x यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी। हो अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that the electric field is maximum at that point for a charged ring is, तो हम बोलेंगे for x is equals to plus minus r by root 2 the field is maximum, the field intensity 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 is maximum। पक्का? हाँ। अब ये प्लस और माइनस का क्या मतलब है, अब ये प्लस और माइनस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ये O पॉइंट है तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आर बाय रूट 2 पर, है ना, कोई भी r बाय रूट 2 पर वैल्यू पर आपको क्या मिलने वाला है, फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलने वाली है, फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलने वाली है। ये प्लस r बाय 2 है, सिमिलरली आप इधर भी जा सकते हो, है ना, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू माइनस r बाय रूट 2 पर आपको फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलने वाली है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, पक्का, ओके। अब जरा बात कर लें ग्राफ की, किसकी बात कर लें, ग्राफ की। इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। कैसे? देखो अभी आपने क्या देखे, केसेस देखे। केसेस में आपने देखा कि जब x की वैल्यू r से बहुत कम थी तो आपकी जो फील्ड इंटेंसिटी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x थी, बट जब x की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा हो गई तो हमने ये भी नोटिस किया कि जो फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गई थी। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है।
अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आओ ग्राफ पर इसकी पहचान छोड़ दें। जैसे देखो, जब x की वैल्यू बहुत छोटी थी, जब x की वैल्यू बहुत छोटी थी मतलब यहाँ कहीं मान लूँ, यहाँ कहीं मान लेता हूँ, जब x की वैल्यू बहुत छोटी थी तो आपकी जो फील्ड इंटेंसिटी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x थी, हाँ कि ना। और जब x की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, जब x की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, मतलब हम यहाँ कहीं मान लेते हैं, ठीक है ना, और पास मान लेता हूँ, डायग्राम अच्छा बनेगा। x की वैल्यू मैंने यहाँ पर ऐसी मानी कि यहाँ पर x की वैल्यू r से बड़ी हो गई। अच्छा, तो मतलब उसके आगे का जो ग्राफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के हिसाब से बनेगा। अरे हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही। और उसके बीच में क्या है, उसके बीच में जो फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखो मैं बनाकर दिखा दे रहा हूं, ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर, पक्का। तो यहां पर आप बोल सकते हो ई पी इज नथिंग बट के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस वेरिएशन के हिसाब से ये पैराबोला बन रहा है। अब आप बोलोगे सर ये जो ऐसा आपने पैराबोला बनाया ये ऊपर की तरफ मुंह वाला क्यों है, नीचे की तरफ मुंह वाला क्यों नहीं है? तो इसका भी आंसर मेरे पास है, और वे ये है कि हम यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस r/√2 पर r/√2 पर फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम देखते हैं, इसलिए पैराबोला ऊपर की तरफ मुंह वाला बना है। क्लियर, ओके सर, हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यार आप ये सारा ग्राफ इस वाली डायरेक्शन में भी तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं। अरे भैया बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि x की वैल्यू -r/√2 पर भी आपको क्या मिलने वाली है, फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलने वाली है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में। तो भैया मैं इसको कॉपी कर लूँ, कॉपी कर लूँ, ठीक है सर। ये हो गया ये, और ये हो गया ये। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। e जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जो e है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। और ये बात पक्की है कि इसके बीच में आपको क्या मिलने वाला है, कहीं पर मैक्सिमम मिलने वाला है आपका कर्व, ठीक है, पक्का। मुझे कुछ इसको ऐसा बनाना चाहिए था, वैसे थोड़ा सा ये ऐसे जाके ऐसे हो जाता। चलिए मैं यहाँ बना कर दिखाता हूँ, ऐसे जाके थोड़ा सा ऐसे जाके ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ओके सर, बढ़िया 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 बढ़िया। ये है x इज इक्वल टू -r/√2 पर। क्लियर है जी सर, ठीक है, पक्का। हाँ, तो अब आप ग्राफ देखकर समझ सकते हो कि ये ग्राफ किसका है। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमने चार्ज रिंग को भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, ये और ये। चलिए भाई, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप जाकर उतना ही खुश होंगे जितना कि ये प्यारा सा बच्चा खुश हो रहा है। जितना भी कंटेंट यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड किया गया है, सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से वेबसाइट पर, इसलिए वेबसाइट के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे ही आप नीट पर क्लिक करोगे तो नीट पर जितना भी कंटेंट आपको दिया जाता है सब का सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि फिजिक्स के लेक्चर कैसे चल रहे हैं तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक के बाद एक मेरे लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी लेक्चर पर आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊँगा, ठीक है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, ठीक है ना। चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।